अस्सलामुअलैकुम। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूं माहम जाहिद। नाजरीन, हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बेटियों को पराया माल समझा जाता है। उनकी परवरिश इसी नज़रिए के साथ की जाती है कि उनकी शादी हो जानी है, और जब उनकी शादी कर दी जाती है तो फिर उनके जहन में एक बात बिठा दी जाती है कि अब इसका ससुराल ही उसका घर होना चाहिए, और उस घर में उसके साथ जिस किस्म का भी सुलूक होता है, उस पर जितना मर्जी जुल्म व सितम किया जाता हो, उसका शौहर चाहे उसके साथ जिस किस्म का भी सुलूक रवा रखे, उसे चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन अगर वो अपने माँ बाप या भाइयों को कुछ बताए तो वो उससे अपने घर बचाने के लिए कहते हैं, और शायद इसी वजह से हमारे मुल्क में कई ख़वातीन खुद पर तलाक का धब्बा लगने से बचाने के लिए ये जुल्म सहती रहती हैं और अपनी जान तक गंवा बैठती हैं। नाजरीन, हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक खातून जुबैदा की है, जिसकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, और ये 10 साल उसने जहन्नुम में गुजारे थे, क्योंकि उसका शौहर नशे का आदी था और उस पर शक करता था, और हर रात नशा करके वो जुबैदा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता था। नासिर, आप आ गए? क्यों? होश तो ऐसे रही है जैसे जाके मेरा इंतजार कर, तो सोई मरी पड़ी और मुझे कह रही है कि आगे। नासिर, आज आप फिर नशा करके आए? क्या हो गया है? बेटा है आपका एक, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? फिर मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है। मुझे मेरी बात समझ नहीं आती। ये जाके खाना लेके आ मेरे लिए। नासिर, आप सुबह कुछ लेकर नहीं देंगे, खाना नहीं बना। क्या खाना नहीं बना? तो खुद जाके कुछ ले आती। पैसे नहीं थे, वरना मैं खुद ही ले आती। कहाँ गए मेरे पैसे? पानी की तरह भागी मेरे पैसों को। छोड़ दे मुझे, पैसे खत्म हो गए थे, मैंने बताया भी था। बंद करो, आज ही छोड़। नशे की हालत में अपनी बीवी को मारना नासिर का मामूल था। जुबैदा को यूं रोजाना तशद्दुद की आदत सी हो चुकी थी। उस दिन नासिर ने नशे में कासिम पर भी तशद्दुद कर देना था, लेकिन जुबैदा ने उसे बचा लिया और फिर उसके हिस्से की मार भी खुद खाई। कासिम ने जब से होश संभाला था, उसने अपने बाप को अपनी माँ पर तशद्दुद करते देखा, इसलिए उसके दिल में अपनी माँ के लिए बहुत दर्द था और वो इसका हर तरह से ख्याल रखता था। अम्मी, अम्मी आप रो रही हैं? नहीं बेटा। अम्मी, मुझे मालूम है कि आप रो रही हैं। नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही। अम्मी, अब्बू सुबह तो ठीक होते हैं, लेकिन रात को ऐसा लगता है कि वो अब्बू नहीं बल्कि कोई और होते हैं। बेटा, रात को नशा उन्हें इंसान से हैवान बना देता है। अम्मी, जी मेरी जान। ये नशा क्या होता है? बेटा, नशा बहुत ही बुरी चीज़ है, इसीलिए तो इसे लानत करार दिया गया है। अम्मी, जी बेटा। अब्बू नशा छोड़ क्यों नहीं देते? आप दुआ करो ना बेटा कि अबू नशा छोड़ दें, देखना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, मैं अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करूँगी। शाबाश मेरे साथ। अम्मी, लेकिन ये सब ठीक कब होगा? पता नहीं बेटा, ये सब कब ठीक होगा। अम्मी, मैं अब्बू से कहूँगा वो आपको ना मारा करे और नशा करना भी छोड़ दें। नहीं बेटा, तुम उनसे कुछ मत कहना, वरना क्या, वो मुझे भी मारेंगे? नहीं बेटा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। अम्मी, रात को भी तो मारने लगे थे, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। बेटा, रात को जब अब्बू घर आया करें, आप अपने कमरे से बाहर ना आया करो। लेकिन अम्मी, मुझसे आपका रोना बर्दाश्त नहीं होता। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, अब तुम्हें अम्मी के रोने की आवाज़ नहीं आएगी। जुबैदा ने कासिम को
झूठी तसल्लियां देकर बहलाने की कोशिश की, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका शौहर नशे का आदी हो चुका है। नशा उसके खून में शामिल हो चुका है, जिससे छुटकारा हासिल करना नामुमकिन है, जैसे उसका अपने शौहर से किसी दिन मार न खाना नामुमकिन था। हम मर गई, कब से खाना बनाना गई हुई। जुबैदा, जुबैदा, कहाँ मर गई थी? कब से इंतजार कर रहा हूँ खाने का। इतना टाइम लगता है रोटी को? वो पहले आटा गूंदने वाला था। सारा दिन क्या चक मारती रहती हो? एक आटा नहीं गूंद सकती? जी। अब लाओ खाना। वही बुत बन के खड़ी होगी। ये क्या है? क्या बना के लगा? दाल। तो क्या हुआ? हाथ दिखा। क्या हुआ नासिर? मैंने कहा हाथ दिखा आपने। अरे ये तो सलामत है, मैं समझा टूटे हुए हैं। इस तरह की दाल तो टूटे हुए हाथों से बनती है। अब इन हाथों को क्या करना चाहिए? इनका टूटना ही बनता है। नहीं नासिर, ऐसा नहीं करें। और ऐसा नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? जुबैदा अपने बेटे से किया गया वादा ना निभा सकी। वो अपने शौहर के तशद्दुद को सहते हुए अपनी चीखों पर काबू ना रख सकी, अपनी आवाज़ को ना दबा सकी, और एक बार फिर उसके बेटे ने उसकी चीखें सुनी। जुबैदा के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था, इसलिए उसने अपनी नहीं बल्कि अपने बेटे की खातिर अपनी वालिदा से एक बार फिर नासिर के तशद्दुद के बारे में बात की। अम्मी, पहले नासिर कभी कभार मुझे बातें थे, लेकिन अब रोजाना नशे में चूर कर मुझे रोजाना मारते। ओहो, मैं तुम्हारा गम समझ सकती हूँ, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूँ? पिछले दिनों भी मैंने नासिर को समझाया था। उन्होंने उसके बाद मुझे ज्यादा मारा था। अम्मी, उन्हें समझाने से कुछ नहीं होगा। तो जुबैदा, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ? बोलो। अम्मी, मैं नहीं, लेकिन आप थोड़ी सी उन पे सख्ती करें, उन्हें धमका कर देखें, शायद उन पे असर हो जाए। जुबैदा, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो दामाद है मेरा। कल कुलाकू को उल्टा सीधा हो गया तो मैं घर से बाहर निकाल दिया तो क्या कुछ ही दिनों में एहसास हो जाएगा। हमारी कमी महसूस होगी तो खुद ही राय रास्ते आ जाएगी। वाह बे वाह, बड़ी अच्छी खुशफहमी है तुम्हें। इससे तो उसे राय फरार मिल जाएगी, किसी और को लाके बिठा देगा। तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो हम तुम्हें कहाँ संभालते फिरेंगे? तुम्हारा भाई तुम्हें कहाँ संभालता फिरेगा? कुछ तो सोचो, कल को उसकी शादी होनी है, उसकी बीवी तुम्हें बर्दाश्त करेगी? अम्मी, लेकिन मेरे दर्द को भी तो समझे। तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ, इसका एक ही इलाज है कि इस दर्द की आग के साथ जीती रहो कि एक दिन तुम्हें इससे निजात जरूर मिल जाएगी और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मी। जुबैदा इससे पहले भी कई बार अपनी वालिदा से नासिर के जुल्म सितम के बारे में बात कर चुकी थी, लेकिन उसे हर बार यही कहकर टाल दिया जाता था कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हालांकि वक्त के साथ साथ हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे थे, लेकिन जुबैदा के घर वालों ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी थी। क्या जुबैदा की सारी जिंदगी यूं ही शौहर का तशद्दुद सहते गुजर जाएगी? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, अपने शौहर का जुल्म सितम सहते जुबैदा को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने अपनी वालिदा से बात की, लेकिन उन्होंने उसे सपोर्ट करने से इनकार करते हुए सब्र का दामन थामे रखने का मशवरा दे दिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जुबैदा को अपनी जिंदगी में अभी और भी गम देखने थे, और भी मुश्किलात का सामना करना था।
एक दिन नासिर घर वापस आया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत भी थी। नासिर ने दूसरी शादी कर ली थी, जिस पर जुबैदा ने नासिर के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करने का फैसला किया। नासिर ने इश्तियाल में आकर जुबैदा को तलाक दे दी और उसे और उसके बेटे को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, निकल जा मेरे घर से। नानू का घर आ गया। अम्मी, अम्मी, नानू का घर आ गया। अम्मी, 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 नानू, नानू, नानू को देखो अम्मी को क्या हुआ। नानू, अम्मी, अम्मी, नानू, दरवाजा खोले। नानू, देखो अम्मी को क्या हुआ। जुबैदा, अरे शबीर, शबीर, जुबैदा, जुबैदा क्या हुआ? बोलो, खोले। जुबैदा, जुबैदा, जुबैदा तलाक के बाद घर पहुंची, उसके जहन पर तलाक का सदमा इस कदर हावी हो गया कि अपने मैके की दहलीज पर ही बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया और उसने अपनी वालिदा और भाई को हकीकत से आगाह किया तो उसकी वालिदा और भाई के होश उड़ गए। हाय हाय, मैं तो मर गई, बर्बाद हो गई। इस उम्र में तूने मुझे गम दे दिया। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। पूरे खानदान में नाक कटवा दी इसने हमारी। सही कहा तुमने बेटा। हमारे खानदान में तो जब लड़कियों की शादी होती थी तो वो कहते थे अब इनकी मैयत ही आएगी। इसने तलाक लेकर हमारा सर शर्म से झुका दिया है। अम्मी, जब नासिर ने मुझे बताया कि उन्होंने उस औरत के साथ शादी की हुई है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने पहली दफा उनके साथ उनकी आवाज में बात की। तो उससे लड़ने की क्या जरूरत थी? हमें बता दिया होता, उसका कोई हल निकाल लेते। भाई, जब नासिर ने पहली दफा मुझे मार पीट के घर से निकाला था उस वक्त आप लोग ही मुझे वापस छोड़कर आए थे ना कि ये जैसा भी है अब यही तुम्हारा घर है। उस दिन के बाद आज तक मैंने कभी कोई शिकायत की? उस घर में मुझ पर क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। आज तक निकला कोई मसले का हल जो इस मसले का हल निकालना था। वो तुम्हारा नसीब था, हम क्या कर सकते थे उसमें। और वो लड़का ऐसा निकलेगा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो जैसा भी था तुम्हें उसे एडजस्ट करना चाहिए था। भाई, एडजस्ट ही तो कर रही थी ना। आप लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता था ना। इसे समझा तो सकते थे ना, टोक तो सकते थे ना। जब आप लोगों ने इसे बेलगाम छोड़ दिया तो उसने कहाँ रुकना था। माए अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करती, और तुम एक सोतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और जब उसी माँ के सामने उसके बच्चे को मारा पीटा जाए वो कैसे बर्दाश्त करे। गुस्से में तो वो ये भी भूल जाते थे कि कासिम उनका अपना खून है जिसे वो बेदर्दी से मार रहे हैं। कम से कम वहां वो पल तो रहा था ना। अब तुम दोनों का खर्चा मैं कैसे उठाऊंगा? पहले बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है घर का। भाई, आप फिक्र ना करें, मैं और मेरा बेटा आप पर बोझ नहीं बनेंगे। हम अपना बंदोबस्त कर लेंगे। जा नासिर, तेरा बेड़ा ही खड़क जाए। अरे मेरी बेटी की खुशियों को किसकी नजर लग गई है? अम्मी, मुझे खुशियाँ मिली ही कहा थी जिन्हें नजर लगी। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, सब तबाह हो गया। नाजरीन, अल्लाह के नज़दीक तलाक बहुत ही नापसंदीदा अमल है, लेकिन फिर भी इस्लाम में तलाक की इजाज़त दी गई।
जुबैदा के घर वालों को शुक्र अदा करना चाहिए था कि उनकी बेटी तलाक याफ्ता ही सही मगर जिंदा तो थी, क्योंकि जो हाल नासिर उनका करता था, जिस कदर जुल्म करता था, हो सकता था कि किसी दिन नशे में हवास खो बैठकर वो उसकी जान ही ले लेता, लेकिन उन्होंने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। नासिर से तलाक होने के बाद जुबैदा मैके से भी हो चुकी थी दरबदर, लेकिन जुबैदा एक बाहिम्मत खातून थी। उसने अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जीने का फैसला किया और हार ना मानी। उसने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया ताकि वो अपनी माँ और भाई पर बोझ ना बने, और एक गारमेंट्स की फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी। यूँ उसने अपने बेटे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। मेरा बेटा तैयार हो गया? जी अम्मी जान। ये लो बेटा, नाश्ता करो। मैं भी फैक्ट्री से लेट हो रही हूँ। ये क्या कर रहे हो बेटा? रोटी को 2 हिस्सों में क्यों कर रहे हो? अम्मी मुझे पता था कि घर में एक ही रोटी का आटा था। अगर मैं एक रोटी खा लेता तो आप क्या खाती और आपको काम पर भी भूखे जाना पड़ता। इसलिए आधी रोटी आप खाएं और आधी रोटी मैं खाऊंगा, ठीक है ना अम्मी? ठीक है मेरी जान, मेरी दुनिया। ओहो ये क्या अम्मी जान, अब रो क्यों रही हैं? अब मैं आपकी आंखों में आंसू ना देखूं। अम्मी मैं आपको खुश रखूंगा और कभी परेशान नहीं करूंगा और खूब दिल लगा कर पढ़ूंगा। शाबाश मेरा बेटा। ये आंसू गम के नहीं है, खुशी के है। मेरा बेटा कितना बड़ा समझदार हो गया है ना। अम्मी का कितना ख्याल है इसे, माशाल्लाह। चले अम्मी जान नाश्ता कर ले, वरना मैं स्कूल से लेट हो जाऊंगा और आप फैक्ट्री से। हाँ हाँ बेटा, आप नाश्ता करो और स्कूल जाओ। मेरा खाना बस तैयार हो रहा है, फिर मैं भी जा रही हूँ। और हाँ, स्कूल से वापस आकर खाना खा लेना, भूखे नहीं रहना, ठीक है ना? ठीक है अम्मी जान। नाजरीन, मुश्किल और कठिन हालात ने कासिम को बहुत ही समझदार बना दिया था। उसे अपनी माँ की मुश्किलात का तदारुक था, इसलिए वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। दोनों माजी की मुश्किलात और मुसीबतों को एक तरफ रख कर नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। लेकिन एक बेवा की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, अभी उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि तलाक याफ्ता औरत को बुरा ही समझा जाता है। हमारे मुआशरे में ये तासुर आम है कि नेक और अच्छी औरत को तलाक हो ही नहीं सकती, ज़रूर औरत में ही कोई बुराई होगी, इसीलिए तो उसे तलाक हुई है। इसके अलावा एक बेवा इन दरिंदों का आसान हदफ होती है जो उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने की ताक में होते हैं। ओए ओए, कौन है ये? मैं तो इसे कभी नहीं देखा। मेरी नजर से आज कैसे गई? अशर भाई मोहल्ले में नई नई आई है, अपने बेटे के साथ रहती है। बेचारी तलाक याफ्ता है, फैक्ट्री में काम करती है। ओ, तलाक याफ्ता है, इसका मतलब है आसान शिकार है ये। अशर भाई यार, अपने दिल पे जरा काबू रखा करो, किसी को तो छोड़ दिया करो, बेटा है उसका एक। ओ यारा, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। इतना आसान शिकार कैसे छोड़ दूं? और बेटा हुआ तो क्या हुआ, तलाक याफ्ता है वो। तलाक किसी वजह से हुई होगी, अच्छी होती तो तलाक ना होती। सही कहा, लेकिन भाई शक्ल से आसान शिकार नहीं लगता। ओ कोई बात नहीं, दाना फेंक कर देखते हैं चुगती है या नहीं। अगर दाना ना चुगा तो फिर? कैसे नहीं चुगेगी दाना, अशर का निशाना हमेशा ठीक लगता है। सही कहा भाई, लेकिन देखते हैं कितने दिन लगते हैं शिकार को फंसने में। शर्त लगाओगे क्या?
क्यों नहीं? तो तुम बताओ कितने दिन में गेम बनेगी ये? भाई कम से कम 1 हफ्ते से पहले तो कुछ नहीं होने वाला। तो बस ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इसे अपनी मुट्ठी के अंदर कर कर दिखाऊंगा। देखते हैं। तुम बस पैसों का बंदोबस्त करो, तुमसे बड़ी ट्रीट लेनी है मैंने। अशर नामी लफंगा लड़का जुबैदा पर रख चुका था गंदी नजर। क्या नई जिंदगी की शुरुआत पर जुबैदा को नई मुश्किलात का सामना होगा? जुबैदा इस नए चैलेंज का सामना कैसे करेगी? इज्जत पर होने वाले हमले से कैसे दामन को बचा पाएगी? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जुबैदा अपने शौहर से तलाक मिलने और अपनी ही माँ और भाई के घर से दरबदर होने के बाद किराए के छोटे से मकान में अपने बेटे के साथ रिहाइश पजीर थी और एक फैक्ट्री में नौकरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। लेकिन उस पर अशर नामी एक लड़का नजर रख चुका था और उससे अपने जाल में फंसाने के लिए उसने जुबैदा पर अपना पहला वार किया। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम अशर है और प्यार से मुझे अशरी कहते हैं। सुना आप इस मोहल्ले में नई नई आई हैं और अपने बेटे के साथ अकेली रहती हैं आप? जी। तो जी आपको कोई भी काम हो तो अशर को जरूर याद कीजिएगा। कोई भी काम अशर आप जैसी खवातीन की खिदमत खलक करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता। क्या मतलब है तुम्हारा? तो जी मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए इशारा ही काफी है। तो वैसे भी आप काफी समझदार लगती हैं। बदतमीज, रास्ता छोड़ो मेरा। आइंदा मेरे सामने भी मत आना। अरे अरे तो गुस्सा ही कर गई। वैसे गुस्से में भी प्यारी लगती हैं आप। देखो अपनी हद में रहो। अरे आपको देखने के बाद कैसे हद में रहूं? पागल हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ, दिल को भा गई हैं आप। बहुत ही बदतमीज इंसान हो तुम। बदतमीज नहीं, आशिक हूँ। और आशिक ऐसे ही होते हैं, जो दिल में होता है जुबान पर आ जाता है। कर लो गुस्सा, जितना गुस्सा करना है कर लो, फिर तुम्हें अशर से प्यार तो करना ही पड़ेगा। पहले से दुखों में घिरी जुबैदा की मुश्किलात में हो चुका था एक और मुश्किल का इजाफा। खुद पर तलाक का स्याह धब्बा लगे जुबैदा अपने बेटे के लिए तन्हा इस दुनिया से लड़ रही थी। अशर वहशी दरिंदे की तरह उस पर अपनी नज़र जमाए बैठा था और मौके की तलाश में था। उसका पहला वार नाकाम हो चुका था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था क्योंकि जुबैदा उसकी जिद बन चुकी थी। भाई क्या बना? मछली हाथ आई या फिर वार खाली गया? बाबा मछली जरा तीखी है, पहली बार में तो हाथ नहीं आई। तो क्या फिर उसे अब जाने दोगे? कहीं नहीं जाएगी, मैंने सारा पता चला लिया। तलाक के बाद माँ बाप ने साथ रखा नहीं, मजबूर है बेचारी, कहाँ जाएगी भला? तू परेशान ना हो, मैं शर्त जीत कर रहूंगा क्योंकि अशर हार मानता नहीं है। फिर भी पता तो चले पहली मुलाकात में क्या बात हुई। वही जो होता है पहली मुलाकात में। बड़ी नेक परवीन बन रही थी, अगर नेक होती तो तलाक होती। मुझे कहती है मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। भाई के साथ बदतमीजी? कोई बात नहीं, एक दफा मेरा प्लान कामयाब हो जाए फिर हर बात का बदला लूंगा। वैसे प्लान है क्या? तुम ये बताओ
कि उसके बेटे का नाम क्या है? पता नहीं, वैसे उसे कभी घर के बाहर खेलते हुए देखा नहीं। ठीक, मुझे ही कुछ करना हो। पहले वार में नाकामी के बाद अशर बना रहा था दूसरा मंसूबा। क्या वो कासिम को एतमाद में लेकर उसके जरिए जुबैदा पर करेगा दूसरा वार? दूसरी तरफ जुबैदा हो चुकी थी शदीद परेशानी का शिकार। उसे उस मसले से खुद ही निमटना था, क्योंकि उसे अपने बेटे के अलावा किसी और का सहारा नहीं था जो उससे बेहद मोहब्बत करता था और उसके चेहरे से परेशानी को पढ़ लेता था। अम्मी, अम्मी। हाँ मेरे बेटे, क्या बोल रहे थे आप? अम्मी, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अब क्या सोच रही हैं? क्यों परेशान है? नहीं बेटा, मैं परेशान तो नहीं हूँ। अम्मी, कोई तो परेशानी है, बताए मुझे। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया ना, अम्मी की कितनी फिक्र करने लग गया। मुझे वाकई कोई परेशानी नहीं। फिर ठीक है, क्योंकि आपको परेशान करने वाले आपके पास नहीं है और ना कभी मैं आपको परेशान करूँगा। क्यों भाई, आप मुझे क्यों नहीं परेशान करोगे? वो इसलिए क्योंकि मेरी अम्मी को पहले ही बड़े दुख मिल चुके हैं। अब मैं अपनी अम्मी का चेहरा हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। वाह, देखो तो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया ना, अम्मी की कितनी फिक्र करने लगा। इतने मस्के खैर से लग रहे हैं ना। क्या चाहिए मेरे बेटे को? अम्मी, कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको खुश करने आया हूँ। वो तो मेरे बेटे ने मुझे अपनी बातों से ही कर दिया। अम्मी, आप किसी परेशानी में भूल गई थी कि आज मेरा रिजल्ट था और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। शाबाश, माशाल्लाह, मेरे बेटे की मेहनत रंग ले आई है। सारे सब्जेक्ट्स में कितने अच्छे नंबर आए हैं ना। मुश्किल की हर घड़ी में जुबैदा के पास उसका बेटा कासिम ही खुशी की एक वाहिद किरण था। हालात ने कासिम को भी वो शौर अता कर दिया था जो शायद उसकी उम्र से ज़्यादा था, लेकिन कासिम अभी इतना बड़ा और समझदार भी नहीं था कि वो अपनी माँ की अशर जैसे दरिंदों से हिफाजत कर सके। जुबैदा के सर पर अशर वाली टेंशन सवार थी कि उससे एक और परेशानी ने आन घेरा। उसने जब ये छोटा सा घर किराए पर लिया था तो मालिक मकान को एडवांस नहीं दिया था, लेकिन अब मालिक मकान एडवांस का मुतालिबा कर रहा था। इसलिए जुबैदा ने अपने घर वालों से अपना हक मांगने का फैसला किया। भाई, अम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो सुबैदा, क्या बात करनी है? अम्मी, वो मैं जिस मकान में रह रही हूँ, मैंने मकान मालिक को एडवांस नहीं दिया था। अब वो उसका मुतालबा कर रहा है। मुझे पैसों की जरूरत है। सोची, इतने दिनों के बाद आई है और वो भी पैसे मांगने, वरना इसने तो हमें मुड़कर भी नहीं देखा था। जी भाई, आप सही कह रहे हैं। मैंने ना पीछे मुड़कर देखा था और ना ही देखना था, लेकिन लेकिन क्या? पैसों की जरूरत पड़ी तो अपने मतलब के लिए चली आई। अपने मतलब के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपना हक मांगने आई हूँ। हैं? हक? कौन सा हक? कैसा हक? अभी देख रहे हैं आप कितनी लंबी जुबान हो गई है इसकी। शायद इसी जुबान की वजह से इसकी तलाक हुई है। काश कि मुझे जुबान लगी होती, ना ही मैं आप लोगों पे रही होती और ना ही शायद आज ये मेरा हाल होता। ओहो, चुप भी काजो तुम दोनों, बस करो। इसे चुप करवाए ना, इतनी जुबान चलती जा रही है इसकी। बेटा, पहले उसकी बात तो सुनो तो सही, वो कहना क्या चाहती है। हाँ जुबैदा, बोलो, किस हक की बात कर रही हो? अम्मी, मुझे इस घर में से अपना हिस्सा चाहिए। वो कैसा हिस्सा? कौन सा हिस्सा? भाई, ये मकान अब्बू जी के नाम पर था, इसमें मेरा हिस्सा बनता है। मैं आप लोगों से मदद नहीं, अपना हक मांगने आई हूँ। अच्छा,
तुम्हें अपना हक चाहिए, और जो पैसे हमने तुम्हारी शादी पे खर्च किए हैं वो, उसका क्या? वो सारे खर्चे अब्बू जानने के। अब्बू ये बात करते तो मैं मान भी लेती। आपको इसका कोई हक नहीं है। नहीं अम्मी, इस घर में इसका कोई हिस्सा विस्सा नहीं है। आप इसे यहाँ से चलती करें। ओहो शबीर, बहन है वो तुम्हारी। तो फिर बहन बन के रहे ना, हिस्सा चाहिए इसे। जुबैदा, मुझे लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें हिस्सा देने पे राजी नहीं होगा। अम्मी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और हर हाल में चाहिए। तलाक के बाद अपने मेके से दरबदर होने के बाद जुबैदा को जायदाद में से हिस्सा मांगने पर भी साफ जवाब मिल चुका था और यूं उसकी मजबूरियों और मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका था। क्या जुबैदा को जायदाद में से हिस्सा मिल पाएगा या फिर उसे पैसों के लिए अशर से दोस्ती और ताल्लुक बनाने का कड़वा घूंट भरना पड़ेगा? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मुआशरे में बेवा और तलाक याफ्ता खातून की ज़िंदगी किस कदर पचीदा और परखार है, इसका अंदाज़ा वही खातून कर सकती है जो उस कर्ब से गुजर रही हो, या फिर वो लोग जिनकी कोई करीबी अजीज़ा इस दुख को झेल रही हो कि किस तरह जब एक जीवन साथी दागे मुफारकत दे जाए तो दूसरा मुआशरे के रहमो करम पर रह जाता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसी ख़वातीन को इज़्ज़त व एहतराम और जीने का मुनासिब हक़ देने की बजाय उन्हें कहीं मनहूस ख्याल करते हुए दरबदर कर दिया जाता है, तो कहीं उन्हें मरूदे इल्ज़ाम ठहराकर उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ जुबैदा के साथ हो चुका था। तलाक के बाद उसकी अपनी वालिदा और भाई ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और फिर उसे जायदाद में से उसका हक देने से भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उसे बेहिस इंसान अपनी मलकियत समझ बैठा था और उसे अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, जिसका एक और वार तो जुबैदा ने बेकार कर दिया, लेकिन वो टलने वाला नहीं था। इसलिए उसने दूसरे वार के लिए उसके बेटे का कासिम का सहारा लिया। सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ। अरे बहुत काम करते तुम अपने घर का। जी अंकल, मैं अपनी अम्मी के साथ रहता हूँ ना, इसलिए मुझे घर के काम सारे करने पड़ते हैं। अरे इसीलिए तो मैंने ना तो तुम्हें कभी बच्चों के साथ गली में खेलते हुए देखा है और ना ही कभी वीडियो गेम पर देखा है। क्या अम्मी खेलने नहीं देती? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। गली में मेरा कोई दोस्त नहीं है और वीडियो गेम के पास मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों जी, क्यों नहीं है दोस्त आपका? मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। ये लो पैसे और तुम वीडियो गेम खेलो। नहीं अंकल, मैं पैसे नहीं ले सकता। आहा, भाई दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। मैं तो समझा शायद तुम्हें वीडियो गेम खेलने का शौक ही नहीं है। ये पकड़ो पैसे और ये शापर तुम मुझे दो। ये लो तुम गेम खेलो। लेकिन अंकल, अरे मैं ये आपके घर शापर दे दूंगा और आपकी अम्मी को बोल दूंगा कि आप गली में बच्चों के साथ खेल रहे हो। बहुत खुश होंगी कि नई जगह पर मेरे बेटे के नए दोस्त बन गए। अच्छा ठीक है अंकल। और हाँ बेटा, आराम से गेम खेलना और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। नहीं अंकल, इतना ही काफी होंगे। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। कासिम को लालच देकर वीडियो गेम्स की दुकान में भेजना अशर की एक भयानक चाल थी। जब कासिम गेम्स खेलने चला गया तो जुबैदा के घर जा पहुंचा, जहां जाकर उसने जुबैदा को वरगलाने की कोशिश की। यहाँ? जी मैं ये आपको सब्जी देने आया था। मैंने सोचा थोड़ी खिदमत
बंदे खलक कर ले। कासिम, कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है कासिम? अब यही है वो कहीं नहीं गया, वीडियो गेम खेल रहा है। कितनी महरूमियों का सामना है उसे, ना तो उसका मोहल्ले में दोस्त है और ना ही आपका। दूर रहो मुझसे और मेरे बेटे से। इतनी हसीन हो तो क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्यों मेरी इज्जत के पीछे पड़े हो? देखो, मान जाओ मेरी बात, ना अच्छा नहीं होगा। प्यार की जबान समझ जाओ, और ना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। क्या क्या करोगे तुम? बदनाम कर दूंगा तुम्हें पूरे मोहल्ले में। और फिर कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? तुमने मुझे कमजोर औरत समझ रखा है क्या? तलाक के बाद इज्जत की जिंदगी जीने के लिए मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ा है, और तुम मेरी इज्जत को तार तार करना चाहते हो? बहुत फड़फड़ा रही हो तुम, यहीं पर खींच दूंगा तुम्हारे। तुम मुझे क्या बदनाम करोगे? मैं तुम्हें इस इलाके में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। अभी करती हूँ सारा इलाका कटा, अभी बताती हूँ तुम्हारी हरकतों के बारे में। अभी बताती हूँ। मुझे, मैं पागल औरत, छोड़ो मुझे। अशर जुबैदा को तोड़ने के लिए आजमा चुका था एक और हरबा, लेकिन जुबैदा कमज़ोर ना थी। उसने हिम्मत से इसका मुकाबला किया और इसको उसी की ज़ुबान में जवाब दिया, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया। लेकिन अशर से जुबैदा का इनकार बर्दाश्त ना हुआ, बल्कि उल्टा उसे बदनामी का डर भी लग गया। तुम मुझे क्या बदनाम करोगे? मैं तुम्हें इस इलाके में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। अभी करती हूँ सारा इलाका कटा, अभी बताती हूँ तुम्हारी हरकतों के बारे में। भाई क्या हुआ? बड़े गुस्से में लग रहे हो। ये समझते क्या अपने आप को? यदि अशर को बदनाम करूंगी। ओहो, लगता है मछली ने पलट के वार कर दिया। वो खुद तो डूबी हुई है, कहीं तुम्हें भी ना ले डूबे। तो जख्मी शेरनी है, पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और जख्मी शेरनी है तो क्या हुआ? हम भी शेरों के शिकारी हैं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। जो भी करना है सोच समझ के करना, कहीं देर ना हो जाए। तू बस देखता जा, उसने अशर को धमकाया है। मैं इसका वो हाल करूंगा कि पूरा जमाना देखेगा, पूरा जमाना। अशर की आंखों में खून उतर चुका था। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जुबैदा जैसी औरत उससे इनकार कर सकती है, और इनकार के साथ साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे धमका भी सकती है। इसलिए उसने अपनी झूठी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए और जुबैदा को सबक सिखाने के लिए एक भयानक प्लान बनाया। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई थी? बेशर्म इंसान। अभी शोर मचाती हूँ, करती हूँ सबको इकट्ठा मैं। जितना शोर मचाना है आज मचा लो तुम। आज यहाँ तुम्हारा कोई शोर सुनने वाला नहीं। आज तो इसके चलने की आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। क्या क्या कर रहे हो तुम? डर गई ना? देखो मुझे जाने दो। कैसे कैसे जाने दो तुम्हें? मुझे बदनाम करोगी तुम? हाँ, बदनाम करोगी? कर बदनाम। मुझे मत मारना,
अशर ने जुबैदा को जान से मार डाला क्योंकि उसने अपनी इज्जत की हिफाजत की और उसकी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने से इनकार किया। उसकी गैरत ने गवारा न किया कि एक तलाक याफ्ता औरत उसे इनकार करे। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बेवा और तलाक याफ्ता औरतों के साथ ऐसा रवैया ही रवा रखा जाता है। हालांकि हमारे दीन में ऐसी औरतों से शादी करके उनका सहारा बनने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत याफ्ता मुआशरे में किसी बेवा को मर्द के सहारे बगैर तन्हा छोड़ देना नापसंदीदा समझा जाता है। आपने बेवगी और तलाक की सूरत में बेबसी और बेकसी की ज़िंदगी गुजारने के मसाइल से भी उनकी हिफाजत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मस्कीन की खबरगिरी करने वाला अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह होता है। एक और रिवायात के अल्फाज हैं, बेवा और मस्कीन की खबरगिरी करने वाला ऐसे तहज्जुद गुजार की तरह है जो सुस्त नहीं होता और ऐसे रोज़ेदार की तरह है जो नागा नहीं करता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर की ताकीद फरमाई और अमली नमूना पेश किया कि कोई औरत बेवा हो जाए और उसका शौहर इंतकाल कर जाए और अपने पीछे यतीम बच्चे छोड़ जाए या कोई मर्द तलाक दे दे तो ऐसी औरतों की दिलजोई करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनसे निकाह कर लें और उनके बच्चों की परवरिश करें। इसी हदीस मुबारका के साथ मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।